हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 लाइट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, परसिस्टेंस ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन, केयर ऑफ द आइज, विजुअली चैलेंज्ड, सम एनिमल फैक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर हो जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें ये देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो जब तक वहाँ पर लाइट नहीं होती, भले वो सनलाइट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, तो जब तक वो नहीं होती तब तक वी आर नॉट एबल टू सी दैट थिंग। हम तब तक उस चीज़ को देख ही नहीं पाते जब तक हमारे पास किसी भी तरह की लाइट अवेलेबल ना हो। अंधेरे कमरे में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करते हैं हमें सब कुछ दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? दैट मीन्स जो भी लाइट हम जलाते हैं वो चीज़ों के ऊपर गिरती है और रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होकर हमारे पास आती है। अब एग्जांपल से समझिए। मान लो यहाँ पर एक कोई टेबल है और ये हमें अभी नहीं दिख रही है। जैसे ही मैंने रूम में क्या चलाई, लाइट जलाई, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेज आई। ठीक है, लाइट की जो रेज है वो आई और रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी, ये मान लो हमारी आइज़ है, तो हम रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर पहुंची, तो तभी हमें वो चीज़ दिखाई देगी। यहाँ से रेज आएंगी, बहुत सारी आएंगी, ठीक, और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर लगेंगी, तब हमें चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर पड़ेंगी। दैट मीन्स हमें चीज़ों को देखने के लिए रिफ्लेक्शन कंपलसरी है। अब वही सेम थिंग यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, लिखी हुई है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए लाइट सोर्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड बाउंसेस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन ए स्मूथ शाइनिंग ऑब्जेक्ट। जब भी आपकी जो लाइट की जो रेज होती है वो सीधी लाइन में प्रोपेगेट करती है, मतलब एकदम स्ट्रेट चलती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, एकदम सीधी लाइन। मतलब यहाँ से अगर सन है तो जो लाइन्स होंगी वो बिल्कुल ऐसे प्रोपेगेट करेंगी, सीधा आती है एकदम। और ये अगर किसी भी चीज़ पर पड़ी है, मान लो कुछ भी यहाँ पर रखा हुआ है सामान और उस पर लाइट पड़ी, तो ये क्या होगी, यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, तो बाउंस बैक करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में बिल्कुल सीधी सीधी लाइन पर चलती है। जैसे ये किसी स्मूथ शाइनिंग किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी जो कि स्मूथ है, शाइनिंग है, तो ये बाउंस बैक करेगी, मतलब वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक जो ये होता है इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया कि आपकी रेज आ रही हैं और इस चीज़ पर पड़ी और यहाँ से वो बाउंस बैक वापस निकल गई, तो हमारी आइज़ के ऊपर आई, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। ये फिनोमिना हमारा क्या कहलाएगा, ये पूरा प्रोसेस हमारा रिफ्लेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको रीड कर लेना। यहाँ देखिए, जो आपकी रे, जैसे जो रेज़ आपने यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट रखा है कोई, और उस पर जो रेज़ आपकी आ रही है, तो ये हमारी कहलाती है इंसिडेंट रे। दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक, और जो वापस जा रही है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर खींचते हैं। परपेंडिकुलर आपको पता है ना, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर खींचते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल। ये होता है हमारा नॉर्मल। तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकती हैं सारी टर्म्स, लेकिन 2-4 बार इसको रीड करोगे आपको सही लगने लगेगा। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मेरा टेबल, चेयर, कुछ भी हो सकता है, उस पर पड़ रही है, रेज आ रही है और ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है यहाँ पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ स्मॉल आई से दिखाते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ पर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों के दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के हमारे
दो लॉ निकल कर आते हैं, दो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल मतलब 30 डिग्री से अगर कोई रे आ रही है, 60 से आ रही है, तो वो उतने पर ही बाउंस बैक होगी, वो उतने पर ही वापस जाएगी। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये पहला लॉ होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कहता है ये चीज़ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर कोई प्लेन सरफेस है, जैसे ये कोई प्लेन सरफेस है और इस पर आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, और ये एंगल और ये आपका नॉर्मल है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर होंगे। देखो ये एक ही है ना सरफेस, इसी पर ही हमारा नॉर्मल है, इसी पर ही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसी पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये सब एक ही प्लेन के ऊपर है। तो हमारी तीन चीज़ें कौन कौन? इंसिडेंट रे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, मैं इसको लिख नहीं पाऊँगी, स्पेस नहीं है इतना, ऐसे बोल देती हूँ, बुक में भी है, देखो आप। स्पेस कम होता है हमारे वाइट बोर्ड पर, तो हमारे पास पेज नंबर 154 पर आओ, इसको टिक कर लो। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। किसी कोई भी इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो दो लॉ है। एक तो ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा इक्वल होता है। दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं, इस पर आ रही है ना आपकी रे और इसी से बाउंस बैक हो रही है, तो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इससे बिल्कुल सीधी एक लाइन खींचनी है जिसको कहते हैं नॉर्मल। तो हमारा नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर होगा, एक ही सरफेस के ऊपर होगा, तीनों के तीनों। नेक्स्ट है आपका अब जो लॉज आपके लिखे हुए थे ना पेज नंबर 154 पर, जो लॉज मैंने दो लॉ समझाए हैं, उन्हीं को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पेज नंबर 152। ड्रॉ लाइन शोविंग द पोजीशन ऑफ द मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिमूव द मिरर। अब आपका ये मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है, प्लेन मिरर ले लिया इन्होंने, और ये जहाँ पर ये ऐसे लाइनें करे रखते हैं ना, तो इसका ये पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब कलर्ड या पॉलिश्ड सरफेस, और ये इसका रिफ्लेक्शन वाला शाइनिंग सरफेस होता है जो हमारे इस तरफ है। तो उस पर हमने क्या क्या बना लिया है? हमने पहले इंसिडेंट रे बना लिए दोनों, ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, और ये वाली इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, और अगर मैं इसका कहूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बीच वाली रे है ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर मैं इस वाली रे की बात करूँ, आपको नॉर्मल, और ये आपका नॉर्मल है, बीच में जो है ये आपका नॉर्मल है, ये हमने नॉर्मल बना लिया अपना एक सीधी लाइन, तो ये इसके इक्वल हो गई। और अगर मैं इस वाली रे का एंगल की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल्स टू यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मिरर हटा लिया इन्होंने और कह रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर खींच लो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है आपका, जहाँ पर सारी रेज मिल रही है, नॉर्मल भी है, सब कुछ है। जो ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है। अब ये यही दिखा रहे हैं, बस इन्होंने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से शो किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से शो किया, और दोनों को कहा है कि इनको मेजर करके देखो, नाप कर देखो, तो ये दोनों सेम हो गए। वही चीज़ जो आपके लॉज है उसी को ही एक तरह से प्रूफ के तौर पे आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी दूसरे वाले लॉ को प्रूव करने के लिए कि आपका जो नॉर्मल है और एंगल ऑफ जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, वो सब एक ही प्लेन के ऊपर होती हैं। तो उसी को प्रूव करने के लिए उन्होंने दिखाया है। यहाँ पर एक पेपर रख लिया है, ऊपर एक मिरर है, यहाँ से इस लाइट से कोई रे को ये भेज रहे हैं और यहाँ से वो रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो ये यहाँ पर इन्होंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा इसमें स्लाइड चेंज करके देखा है, तब एंगल कितना हो रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपकी
बस आप लॉ याद रखिएगा कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे आपके एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 154, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर किस किस तरह की इमेज बना सकता है। तो यहाँ पर प्लेन मिरर जो हम घर में जो यूज़ करते हैं उसी मिरर की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब आप मिरर में देखते हो तो क्या क्या आपको उसमें दिखाई देता है, वही चीज़ें आपको बता रहे हैं यहाँ पर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, बिल्कुल इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी। ये तो नहीं कि आप शीशा देख रहे हो और आप अपने आप को उल्टा देख पा रहे हो, इरेक्ट बनेगी। इमेज साइज एंड द ऑब्जेक्ट साइज आर द सेम। जितने आप बड़े हो उतने ही बड़े दिखाई दोगे मिरर में, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और जो इमेज है वो जो आप शीशे में देख रहे हो वो आपकी इमेज है। तो इमेज साइज एंड द ऑब्जेक्ट साइज आर द सेम। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इक्वल्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आप जितनी दूरी पर हो उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनेगी। मतलब आप पास हो तो पास बनेगी इमेज और दूर हो तो दूर बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल होता है नॉट रियल, जो सच्ची ना हो। यानी इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आप अगर शीशे में जो देख रहे हो आप उसको स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। अगर आप सोचो उसको स्क्रीन पे या वीडियो बना लूँ तो वो आपकी स्क्रीन पर नहीं उतरेगी। आप जो है वो वर्चुअल है, आपकी इमेज रियल नहीं है। द इमेज शोज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जो आपका लेफ़्ट है शीशे में वो राइट होता है और जो आपका राइट है वो लेफ़्ट हो जाता है। तो जो इमेज दिखती है मिरर पर, प्लेन मिरर पर, वो लेटरली इन्वर्ट होती है। और रे डायग्राम है, अब इसका रे डायग्राम से समझाया हुआ है इन्होंने। रे डायग्राम में आपको दो तरह की रेज बताई गई हैं। यहाँ पर अगर 90 डिग्री पर कोई रे आती है, देखो इंसिडेंट रे 90 डिग्री, तो रिफ्लेक्ट भी 90 डिग्री से ही होगी। आपको यही बताया है कि जितने डिग्री पर इंसिडेंट रे होगी वो वापस भी उतनी डिग्री पर जाएगी। तभी तो दोनों एंगल इक्वल बताएं। अब ये 90 डिग्री पर आ रही है सीधी सीधी, तो सेम उसी रास्ते से वापस जाएगी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर भी कहते हैं इसको। अब तीनों यहाँ पर एक ही जगह है, नॉर्मल भी है, ये सब कुछ यही है, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अलग से अदर देन 90 एंगल ले लिया, 90 नहीं लिया इस बार। तो यहाँ पर रे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है और ये आपका नॉर्मल है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये एक लॉ है, रिफ्लेक्शन का लॉ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है I=30 तो आपसे R पूछा जाए तो आप कहोगे R भी 30 डिग्री है। तो अब यहाँ पर रे डायग्राम समझा रहे हैं। ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर है, ये इसकी पॉलिश्ड फेस है। आपका मिरर आप कभी देखना दूसरी साइड से कभी देखो तो वो पॉलिश्ड होता है, तो उस पर कुछ ना कुछ कलर चढ़ा हुआ होता है। तो ये है ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए प्लेन मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड इन सच अ मैनर दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको पता ही है, आपका लॉ है, हमने सेकंड लॉ पढ़ा था। अगर कोई प्लेन मिरर पर कोई रे हमारी इंसिडेंट करती है तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होते हैं। अगर 90 डिग्री पर कोई रे आएगी तो 90 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी बैक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, लिस्ट द डायग्राम। अब ये यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, 2 रेज हैं आपकी AO और ये BO, ये दो है, ये वाली और ये वाली। अब ये जो है ये वाली रे आपकी यहाँ पर आ गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे ये वाली रे आपकी OA आपकी रिफ्लेक्ट हो गई AC और आपकी OB रिफ्लेक्ट हो गई BD। यहाँ पर ये दोनों रेस आपकी, यहाँ पर एक एरो लगा लो, रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये मिल तो रही नहीं है कहीं, देखो एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही है। लेकिन जब ऐसे एक्चुअली में ना मिले ना दो रे आपस में, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी। ये तो ऑब्जेक्ट है, मान लो आपका PO आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई इंसान, कुछ भी, तो वो है ये। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। इमेज तब बनती है जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को काटती है, तब बनती है इमेज। जिस पॉइंट पर काटती है वहाँ पर इमेज बनती है। लेकिन ये तो कहीं एक दूसरे को काटेगी नहीं, ये तो चली चली जाएगी।
तो ऐसी कंडीशन में आप ना इसको पीछे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ाकर मीट करवा दीजिए, मिलवा दीजिए। इसको एक्चुअल मीट नहीं है, एक्चुअली मीटिंग नहीं है इनकी, लेकिन हम अपीयर टू मीट कर रहे हैं, मतलब इनको मिला रहे हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनी, जहाँ पर ये दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, जा तो ये कहीं और रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि पीछे जाकर मिलाकर हमें इमेज मिल सकती है, तो इसको पीछे मिलाकर हमने यहाँ पर इमेज बना ली। तो ओपी की जो इमेज है ऑब्जेक्ट की कहाँ बनी, पी आई, ये हमारी इमेज है। ये जो बन रही है इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके नीचे ही बन रही है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन के जो लॉ है, रिफ्लेक्ट कहाँ कौन सी आपकी रे कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ मीट होती है, कैसे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, तो वो सब आपका इस टॉपिक में कवर हो रहा है। अब ये रिफ्लेक्शन के थोड़े टाइप बता रखे हैं। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन बता रहे हैं कि रेगुलर और डिफ्यूज्ड। तो जितना भी आपका सरफेस कैसा होगा, शाइनी होगा, आपका पॉलिश्ड सरफेस होगा एकदम, तो वहाँ पर आपके किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर। ठीक है। स्मूथ सरफेसेस पर आपका कैसा, इसको आप कर लो, स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड। जो भी आपका मिरर है या आपकी कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है, हाईली पॉलिश्ड, आपने देखा होगा कोई बर्तन नया होता है तो उसमें बहुत अच्छी आपका फेस वेस दिखेगा। जैसे जैसे पुराना होने लगेगा ना, उसकी पॉलिश उतर गई, स्मूथनेस ख़त्म हो गई, तो वो आपको थोड़ा आपकी इमेज दिखाना ही बंद कर देगा, आपका फेस वेस दिखना ही बंद हो जाएगा। एल्युमिनियम वगैरह में देखना आप, स्टील में तो फिर भी हल्का फुल्का कुछ दिख जाए, एल्युमिनियम में कुछ नहीं दिखेगा। जितना उसका सरफेस खुरदुरा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, जितना भी उसकी पॉलिश वगैरह उतर जाएगी, तो वहाँ से फिर आपकी किस तरह की रेज निकलने लगेगी, डिफ्यूज्ड, जो रेगुलर नहीं है। देखो रेगुलर कितनी सफाई से आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ठीक है, जितनी आ रही है रेज हमारी, उतनी ही रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ देखो अब वो रफ हो गया सरफेस, तो हमारी रेज कैसे हो गई, डिफ्यूज। देखो ये यहाँ चली गई, ये इधर आई, वो उधर चली गई। तो इतने अच्छे से नहीं हो रही है जितने में यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा उसमें इरेगुलरिटी आ गई है, तो ये हमारी कहलाती है इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है। What makes things visible? अच्छा, यहाँ पर आप देखना हमें चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। हमें चीज़ें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई हमारी रे इंसिडेंट होती हैं। ठीक बात, उनकी अपनी लाइट नहीं है, लेकिन या तो सनलाइट गिरती है उन चीज़ों पर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली लाइटें जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, इनकी लाइट गिरती है तभी वो हमें दिखती है। उनकी अपनी रोशनी नहीं होती। अगर उनकी अपनी लाइट होती ना तो मुझे चीज़ें हमें तभी दिखती हैं जब उन पर किसी तरह की लाइट गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होती है। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होते इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट के बेसिस पर अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन लाइट और नॉट, तो हमारे दो तरह के हैं। ल्यूमिनस मतलब उनकी खुद की लाइट है, जैसे सन, उसकी अपनी लाइट है, वो सब पर, पूरी दुनिया पर आके गिरी है, तभी हमें चीज़ें दिख रही हैं। रात में क्यों नहीं दिखती, मून से क्यों नहीं दिख रही है रात में। ठीक है, तो मून को तो खुद इल्यूमिनस नहीं है, मून की जो अपनी लाइट नहीं है, उस पर सन की लाइट पड़ती है, तब वो रिफ्लेक्ट होकर शाइन करता है और हमें दिखता है। तो ये देखो आप, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे सन हो गया, कोई बल्ब, ट्यूबलाइट, जो भी जिनकी अपनी रोशनी है, ठीक है, वो हमारे ल्यूमिनस हो गया। और जिनकी अपनी रोशनी नहीं है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गए, जिनकी अब यहाँ पढ़ लेते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, लैम्प, लाइट, बल्ब एक्सेट्रा गिव लाइट टू देयर ओन, उनकी अपनी, ओन मतलब देयर ओन, उनकी अपनी रोशनी होती है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव लाइट देयर ओन, जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो हमारे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मून की अपनी रोशनी नहीं है, वो शाइन करता है क्योंकि उस पर सनलाइट गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जहाँ भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तभी हमें चीज़ें दिखती हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक व्हेन हैव, अच्छा, जब आप दो मिरर लेते हो तब क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ वी यूज़ टू मिरर्स। अगर दो मिरर हम ले लें तो क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ इमेज किस तरह की इमेज बनेगी, बाय वेरिंग द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। दो मिरर ले लिए और अलग अलग एंगल पे उन्हें एडजस्ट कर लिया है, तो किस तरह की इमेज बनेगी। ए नंबर ऑफ इमेजेस विल ऑब्टेन्ड, बहुत सारी इमेजेस हमें मिल सकती है।
दिस सो हैपन्स बिकॉज द इमेज इन वन मिरर एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर। मतलब आपने दो मिरर एक साथ लगा लिए हैं कुछ एंगल के सेटिंग पर, कुछ एंगल के एडजस्टमेंट पर, तो एक में जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, फिर दूसरे में जो इमेज बनेगी वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब देखो ये बैठा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसान दोनों ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है पहले वाले मिरर के लिए, लेकिन जो उससे आगे आगे देखो एक और इमेज बन रही है, उस वाले के लिए ऑब्जेक्ट ये है। अब वो इसको नहीं जानता, फर्स्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट, पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन जो सेकंड वाला है उसके लिए ऑब्जेक्ट वो है। ठीक, तो इस तरह से बनते चले जाएंगे आपके इमेजेस कुछ एंगल्स की सेटिंग वगैरह करके। इसका फ़ायदा सैलून वगैरह वालों को है, ताकि ये देखो ये बंदा अपने आप को देख पाएगा, मेरी कटिंग वगैरह कैसे हो रही है, पीछे सारा देख पाएगा वो। नेक्स्ट है व्हेन द टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड। जब दो आपने मिरर्स को 90 डिग्री पर, राइट एंगल होता है 90 डिग्री पर एडजस्ट करोगे तो 3 इमेजेस बनेगी। यहाँ एग्जांपल भी दिया अगले पेज पर। ये देखो ये 90 डिग्री पर इन्होंने इनको सेट किया है, ये 2 मिरर है, तो देखो कितनी इमेज बन रही है, एक यहाँ बनी, अब इसकी यहाँ बनी और यहाँ बनी। ठीक है, तो 3 इमेजेस बन गई है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जब एक दूसरे के पैरेलल, मतलब एक के ऊपर एक, समझ लो जैसे ये दोनों पैरेलल, ये कैमरा और ये बुक, ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल तो ऐसे होता है। ठीक है, तो जब वैसे 90 डिग्री पे तो ये था, 90 डिग्री पे ऐसे सेट हुआ था ऐसे, और पैरेलल पे एक दूसरे के सामने, तब हमारी इमेज कैसी बनेगी। व्हेन द मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर वी गेट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। जब पैरेलल होती है तो हमें इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं।